वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, जैसे मतलब नाम से ही सिग्निफाइड है कि हम इसको 3 पार्ट्स में ही करेंगे, पहले वर्क फिर पावर और फिर एनर्जी, मतलब मैक्सिमम टाइम पहले वर्क फिर एनर्जी और फिर पावर करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ, वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें वर्क के बारे में बचपन से करते आ रहे हो, है ना। वर्क तो बचपन से किया है, स्कूल वर्क, होमवर्क, ये वर्क वो वर्क, मतलब जीवन में तुम्हारे वर्क बहुत पहले से है, मतलब जब तुम LKG क्लास में थे तब से तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन में वर्क है। हाँ, तो वर्क की डेफिनेशन, वर्क होता क्या है एक्चुअल में, देखो वर्क है क्या। वर्क ये है कि अगर मान लो तुमने कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, वो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर या तो कोई डिफॉर्मिटी आ जाए या फिर वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ वर्क हुआ है। ठीक है, अदरवाइज जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा है, तुम इसको कितना भी पुल कर लो, पुश कर लो, वटेवर, और अपनी जगह से हिले ना, ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो, मेन सिंपल सी चीज़ है, समझना इसको, कि तुमने एक फोर्स लगाया, ये नहीं हिला, तुम ना लगाओ तब भी नहीं हिल रहा था, तो वर्क तो हो ही नहीं था। सिंपल सी बात है कि तुमने फोर्स लगाया, ये नहीं हिला, ठीक है, और मैंने बोला कि फोर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर फोर्स ना भी लगाता तब भी नहीं हिल रहा था ये तो। ठीक है, तो फोर्स लगाने से हो क्या गया? कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो मतलब क्या हुआ? वर्क ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ है कि जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो, या तो फिर वो डिफॉर्म हो जाए या फिर क्या हो जाए, वो अपनी प्लेस से मूव कर जाए, तो हम तब क्या बोलते हैं? उसको वर्क करना बोलते हैं। ठीक है, कि दैट मीन्स कि वर्क हैज़ बिन डन ऑन द बॉडी बाय दैट फोर्स। ठीक है, सिंपल चीज़ वर्क ये है। अब देखो, जैसे मान लो सबसे पहले बेसिक वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है? वर्क स्केलर और वेक्टर? स्केलर। ठीक है, लिख लो सबसे पहले स्केलर। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर वो स्केलर है तो क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है? यस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। एक क्यों होगा, कैसे होगा भी देखेंगे, लेकिन बेसिक है। स्केलर इज ए वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml2t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और इसकी यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट, वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर या फिर बोल दो जूल। और CGS में क्या होती है इसकी? CGS में क्या होती है? अर्ग्स। CGS में क्या होती है? अर्ग्स। और एक जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है? 10⁻⁷ का। हाँ, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें, लिखो फटाफट इसको। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, अब वापस से इसके ऊपर आते हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, जैसे ऐसे कि मान लो ब्लॉक रख दिया तुमने यहाँ पे, ये m मास का है, इसके ऊपर तुमने एक F लगा दिया, लेट से 37 डिग्री पे। ठीक, ये 37 क्या, तुम थीटा ले लो, ये थीटा। ठीक, इस फोर्स की वजह से लेट से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो ds हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? ds। तो इसके ऊपर वर्क कैसे लिखा जाएगा? देखो, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू, ये F का एक कंपोनेंट इधर, दैट इज F cos थीटा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज तुम्हारा वर्क, तो F cos थीटा इनटू में ds, ये तुम्हारा वर्क है बेसिकली। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना होता है कि नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल आएगा उसी से क्या करना होता है, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना होता है बेसिकली। यहाँ से अगर तुम देखोगे, देखो यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट F cos थीटा इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो F cos थीटा इनटू में ds। इसको अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे कैसे लिखूंगा मैं इसको? देखो, मैं लिख दूंगा F डॉट ds, क्योंकि F डॉट ds क्या होगा? F ds cos थीटा, F ds cos थीटा। अब देखो, अगर इसको वैसे देखा जाए ना, ये cos थीटा मैं इसके साथ भी लगा सकता हूँ और ये cos थीटा फोर्स के साथ भी लग सकता है। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
इनटू में कंपोनेंट ऑफ ds इन द डायरेक्शन ऑफ f। देखो दोबारा समझो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ये cos थीटा ds के साथ होता तो क्या लिखता मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू में कंपोनेंट ऑफ ds अलोंग f, कंपोनेंट ऑफ ds अलोंग f। अगर मैं cos थीटा f के साथ ले रहा हूँ तो फिर मैं क्या बोलूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू में कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। दो डेफिनेशन बनती है यहाँ से, ठीक है। लिखो, अगर f cos थीटा ds है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ds, मैग्नीट्यूड ऑफ ds, पहले स्टेटमेंट लिख लो, ये फिगर बाद में बनाना। मैग्नीट्यूड ऑफ ds एंड इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग ds, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग ds। और दूसरी डेफिनेशन, अगर cos थीटा ds के साथ आ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ ds अलोंग f, कंपोनेंट ऑफ ds अलोंग f, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो अगर हमने फोर्स लगाया और उसकी वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कैसे लिखा जाएगा, dw इज इक्वल टू f डॉट ds, f डॉट ds। और ds f डॉट का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंपल है ना। चलो एक ऐसे ही छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखा दो मुझे, जस्ट लाइक दिस। 2 kg का ब्लॉक, 10 न्यूटन, 37 डिग्री, ठीक है। बताएं वर्क डन इन टाइम t इज इक्वल टू लेट से 2 सेकेंड पे। वर्क डन बताएं। नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, f cos थीटा, f इंटू में cos 37 मतलब 4/5 मतलब 8 न्यूटन। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। अगर 8 न्यूटन का फोर्स है, 2 kg का मास है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम जो है वो 2 सेकेंड है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली ये ट्रेस था हाफ AT स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ A इंटू में T मतलब कितना 8। अगर फोर्स 8 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, तो वर्क डन कितना होगा, 8 इंटू में 8 दैट इज 64 जूल, 64 जूल, ठीक। ओके, अब देखो एक चीज़ और देखो, छोटी सी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। हाँ मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, मैंने एक ब्लॉक रखा है ऐसे, और मैं इसको ना प्रेस कर रहा हूँ ऐसे F4 से। मैंने क्या किया, इसको F4 से प्रेस कर दिया, ठीक है। और मान लो ये नहीं चला, या ब्लॉक क्या, तुम वॉल ले लो, ऐसे वॉल ले ली मैंने, बड़ी वॉल, ठीक है। मैंने एक दीवार को प्रेस करना स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने फोर्स लगाता रहा, क्या वॉल हिलेगी, नहीं हिली, ठीक है। तो क्या वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, नहीं होगा, ठीक है, एग्रीड। मैंने क्या किया, मैंने एक बुलेट फायर की इस वॉल के ऊपर, ठीक है। क्या बुलेट जो है इस वॉल के ऊपर कोई काम करेगी, देखो अब इसको ऐसे समझो। जब तुम इस ब्लॉक, एक सेकेंड, मान लो इस ब्लॉक के ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ध्यान सुनो। मान लो तुम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, और ये ब्लॉक जो है मूव करता है, ठीक है। तो जब ब्लॉक मूव करता है तो तुम बोल देते हो कि सीधा सीधा वर्क डन हुआ है। ऐसा क्यों बोलते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें, समझाता हूँ। एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं, देखो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब मैं बताता हूं तुम्हें अभी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स देखा जाता है, ठीक है, कि जो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं ना, फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं, वो किसका कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट पे एप्लीकेशन हो रही है उस फोर्स की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, इस फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। लेकिन हम कंसीडर क्या करते हैं, ब्लॉक की मूवमेंट,
वो क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एलिमेंट, यहाँ पे जो पॉइंट है, या फिर ये जो यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो, वो सब एक साथ ही मूव कर रहे होंगे। वो सब कैसे मूव करेंगे? एक साथ। तो जब मैंने इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया, ये पॉइंट जो है मान लो ds मूव कर गया, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी क्या किया होगा? ds ही मूव किया होगा। तो मैं इस पॉइंट को मानूं या पूरे ब्लॉक को मानूं तो एक ही बात है। इस पॉइंट को मान लो या फिर पूरे ब्लॉक को मान लो, एक ही बात। तो इसलिए मैं इन जनरल क्या बोलता हूं कि ब्लॉक मूव कर गया, लेकिन एक्चुअल में क्या मूव करना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे तुम अप्लाई कर रहे हो फोर्स, वो मूव करना चाहिए। क्या मूव करना चाहिए? जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो वो मूव करेगा, तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होता। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अगर तुम देखो, जब बुलेट यहाँ पे लगेगी तो ये वाला जो पॉइंट है ऑब्वियसली यहाँ पे मूव कर जाएगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन पूरी वॉल मूव करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केस है। लेकिन इन जनरल एक छोटी सी बुलेट एक बड़ी दीवार को तो गिरा नहीं सकती, लेकिन हाँ जिस पॉइंट पे वो लगेगी उस पॉइंट को जरूर अंदर की तरफ धकेल देगी। ठीक है। तो जब ये मूवमेंट होता है, मतलब इस पॉइंट पे ये मूवमेंट हुआ, मतलब अंदर की तरफ जब वो वॉल गई, तो उस टाइम पे क्या होता है? वर्क डन होता है एक्चुअल में। ठीक है। आप समझ में आया कि जब बुलेट अंदर चली जाती है तो वर्क डन होता है, लेकिन जब तुम फोर्स लगाते रहते हो तो वर्क डन नहीं होता। ठीक है। इस चीज़ को एग्जाम्पल की तरह लिख लो अपनी बुक में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट मूव करना चाहिए, ना कि पूरी बॉडी। जरूरी नहीं है पूरी बॉडी मूव करे। अच्छा देखो, वर्क डन बेसिकली हम तीन तरीके से वर्क डन निकालेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होगा वर्क डन निकालना। ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्क डन निकालते कैसे। हाँ, वर्क डन निकालने टाइम हमारे पास तीन तरह के केसेस, जनरल केसेस आएंगे। पहला केसेस जब फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट फोर्स वाले केसेस। दूसरा हम निकालते हैं जब वेरिएबल फोर्स होगी, और तीसरा हम निकालते हैं यूजिंग ग्राफ, मतलब एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। क्या हो गया? एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। ठीक है। ये तीन तरीके से हम फोर्स को तीन तरीके से हम क्या करेंगे? वर्क डन को निकालेंगे। तो पहली टाइप देख लो, जब कांस्टेंट फोर्स वाले केसेस। लिखो कांस्टेंट फोर्स वाले केसेस। एक एग्जांपल लिख लो, क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे। एक फोर्स है F इजिकल टू 2I प्लस 3J प्लस 4K। ये एक बॉडी के ऊपर अप्लाई की गई, जिस बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी लेट्स से 1, 2, 3। ठीक है। और इस फोर्स को लगने के बाद वो डिस्प्लेस हो गए लेट्स से 5, 6 फाइंड आउट द वर्क डन। फाइंड आउट द वर्क डन। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो सिंपल, जैसे ये तो नॉर्मल ही था, जैसे ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखूंगा इसको? आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? R2 माइनस R1, ये होता है ना। ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में देखूँ तो ये है 4I प्लस 5J प्लस 6K माइनस क्या हो जाएगा? ये I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक। इसको लिखो, क्या आ जाएगा? ये 3I प्लस 3J प्लस 3K, सब 3 आ गया। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, फोर्स लगा इतना, तो हमारा वर्क डन क्या लिखा गया? वर्क डन लिखा गया F डॉट S। F डॉट S का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, कितना आ गया? 6, 9 और 12, तो टोटल आया 27 जूल। दिस इज वन वे। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो, इसको ये लिख लिया सभी ने। ठीक। दूसरा तरीका देखो कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता था कि dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3 डायमेंशन में हुआ है। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैसे हुआ? 3 डायमेंशन के अंदर। अगर वो 3 डायमेंशन के अंदर हुआ तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, एफ डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के।
यही हुआ ना, ठीक है। इस फोर्स को भी क्या कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता था, कैसे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट विद डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये लिख दिया। अब डी डब्ल्यू क्या लिखा गया देखो कैसे, एफ एक्स इंटू में डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू में डी वाई प्लस एफ जेड इंटू में डी जेड, ठीक है। क्या ये टोटल वर्क डन है? नहीं, ये टोटल वर्क डन नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये बनेगा कुछ ऐसा कि वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। लिमिट क्या होगी, एक्स कहाँ से कहाँ मूव किया, टाइम कहाँ से आ गया भाई, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, पहला एक्स का पॉइंट था 1 और यहाँ पे कितना था 4 था, हाँ 4, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 3, यहाँ पे क्या था 6, ठीक है। अब ले आओ इसको, एफ एक्स कितना था 2, तो इसको इंटीग्रल करो तो 2x बनेगा, तो 2x का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस एफ वाई कितना है 3 वाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर अभी भी क्या आएगा 27 जूल। लेकिन ये किस लिए आना चाहिए तुम्हें, जब वेरिएबल फोर्स होगी तब तुम ऐसे करोगे, जब वेरिएबल फोर्स होगी तब तुम कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे। तो दिस इज द सेकंड वे, लिखो इसको फटाफट। देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स लगा 2 + x ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन, F = 2 + x। ये कौन सा फॉर्मेट है, वेरिएबल फोर्स वाला, दिस इज फॉर वेरिएबल फोर्स, क्योंकि x के साथ कैसी फोर्स कैसे कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। F = 2 + x, x डायरेक्शन में लगा एक पार्टिकल के ऊपर, और जो पार्टिकल है वो x = 1 से x = 3 पे डिस्प्लेस हो गया, x = 1 से x = 3 पे डिस्प्लेस हो गया। फाइंड आउट द वर्क डन, जल्दी से। इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर है, x डायरेक्शन में, तो dw क्या लिखा जाएगा, F.dx। इस पर हम सीधा बोल सकते हैं कि वो dx है, ठीक। क्या dw = 2 + x × dx, क्या इसको इंटीग्रल कर दे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक। ये जो आएगा टोटल वर्क डन आएगा, तो दैट इज 2x + x² / 2, लिमिट लग गई 1 से 3, लगा लो 6 + 9/2 -2 -1/2। यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 2, तो आंसर आया 6 जूल, आंसर आया 6 जूल, ठीक है। सिंपल। फोर्स दे रखा है F = 2t², या हाँ चलो ठीक है, इजी रहेगा इससे, 2t²। हमें वर्क डन निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है t = 3 सेकेंड पे, t = 3 सेकेंड पे। और ऐसे ये जो फोर्स लग रहा है वो एक ब्लॉक पे लग रहा है जिसका मास है लेट से 3 kg, मास 3 kg, इसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लग रहा है F विच इज़ 2t², टाइम = 3 सेकेंड पे हमें वर्क डन निकालना है। ट्राई दिस आउट। देखो इसमें हमें मास पता है, फोर्स पता है, टाइम पता है, ठीक है। हमें पता है F = m × a। अब यही का इसी का यूज़ करेंगे। देखो मास दे रखा है हमें 3 × में a = फोर्स कितना है 2t², तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आया 2/3t², ठीक। अब इस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv/dt, इसका मतलब dv/dt हो गया 2/3t²। दिस इम्प्लाइज dv = 2/3t² dt, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करने से तुम्हें मिलेगा वेलोसिटी = 2/3t³ 3, यही आ गया। तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या मिल गया, वेलोसिटी = 2/9t³ अब इस वेलोसिटी को भी लिखा जा सकता है dx/dt = 2/9t³। तो एक चीज़ हमें ये मिल गई,
दूसरी तरफ जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी एक्स या डी एस। यहाँ पे हमें एक्स का फंक्शन मिल रहा था, हमने इसलिए डी एक्स लिख दिया इसको, ठीक है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा था। अच्छा, अब इसको क्या लिख देंगे, देखो फोर्स क्या दे रखा है हमें, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको लिख दिया डी टी और यहाँ पे भी लिख दिया है डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी इज वट वेलोसिटी विच इज 2/9 टी क्यूब, ठीक, इनटू में डी टी। इसको सॉल्व कर लो, डी डब्ल्यू आ गया, कितना आ गया 4/9 टी की पावर 5 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन आ गया। अब टाइम कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से लेके 3 तक, हमें 3 सेकंड में निकालना था, ठीक है। कोई पूछ ले 1 से लेके 4 सेकंड तक तो 1 to 4 की लिमिट लग जाएगी, कोई पूछ ले 5 to 6 सेकंड तक तो हमें 5 to 6 की लिमिट लग जाएगी, ठीक है। टाइम की लिमिट कैसे लगेगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, बस ये क्या आ गया 4/9 टी की पावर 6/6, 0 से 3, तो आंसर क्या आ गया W इज इक्वल टू 4 3 की पावर 6/9, 3 की पावर 2 कट जाएगा, सॉरी 9 इंटू में 6 आ जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 3 तो कट जाएगा और ये 2 पे कट जाएगा, ठीक। तो ये बच गया 2 इंटू में 3 की पावर 3, ठीक। और कितना आ गए 27 इंटू में 2, तो दैट मीन्स 54 जूल। ऐसे सॉल्व होगा ये। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि जैसे तुम्हारे पास एक ऐसे पुली है, ठीक है, पुली के ऊपर वही 2 मास लटका दिए, 1 2 kg का ब्लॉक है, एक 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये मासलेस पुली है, ठीक। हमने इसको क्या किया है, इसको रेस्ट से छोड़ दिया। तो फाइंड आउट द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। चलो सबसे पहले का काम क्या है, यहाँ पे टेंशन निकालना। क्या तुम्हें टेंशन निकालनी आती है? मान लो ये सिस्टम ऐसे मूव कर गया और जो कि लग भी रहा है कि इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा ये। अच्छा अब देखो यही है ना, ऐसे और ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे फर्स्ट इस पे इसका एफबीडी बना लो 2 kg वाले का। यहाँ पे लगा 20, ऊपर लगा t, एक्सेलरेशन नीचे, तो लिखा गया 20 - t इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। इसका देख लो 1 kg, ऊपर लगा t, नीचे लगा क्या 10, ठीक है, तो लिखा गया t - 10 इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व करें, ये कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 3a, तो एक्सेलरेशन कितना आया 10/3। तो मैं एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, कितना आ जाएगा हाफ at स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू में 10/3 इंटू में 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो कितना आ गया 5/3, कितना आ गया 5/3, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। यहाँ पे देखो टेंशन, अगर मैं इधर देखो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये लिखा गया टेंशन कितनी है, अब टेंशन तो निकाली नहीं हमने, टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/3, कहीं पे भी पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लिया, तो कितना आ गया 10 उधर चला जाएगा 30 मतलब t इज इक्वल टू 40/3, टेंशन इज इक्वल टू 40/3 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना 5/3 इंटू में कॉस ऑफ 180 डिग्री। अगर कॉस ऑफ 180 डिग्री ले लिया तो ये क्या बन गया माइनस का 200/9 जूल, ये वर्क डन है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड फॉर्मेट देखे किस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से एक्सिस है, यहाँ पे ये -4 0 कुछ भी ले लो 1 2 4 ऐसे ले लो, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक टाइप का लग रहा है 3। यहाँ पे है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तुम्हें कर्व दे रखा है, फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन। कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व, फटाफट निकालो।
सिंपल, हमें वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व निकालो इसका। देखो ये एक ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट, हाफ लगाओ, इसको नाम दे लेंगे कुछ, ये तो ओ हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। हाँ एरिया ऑफ, इसको भी ले लो पॉइंट ई ले लो, चलो एरिया ऑफ ए ई ओ क्या बना, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट कितनी है इसकी, -10, तो कितना बन गया ये, माइनस का 20, ये क्या आ गया, माइनस का 20, क्या चल रहा है, अब डिस्टेंस है ये, 0 माइनस ऑफ -4 क्या आएगा, हाँ -4 दैट इज 4, ठीक है, कितना आ गया, -20, इधर देखो ये कितना आ गया, 1 इंटू में 10, मतलब ये भी ट्रायंगल ही है, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ कौन किसका मान लिया, ये ओ बी एफ, ए ले लिया था यहाँ पे, ए जी ले लो पॉइंट, ये भी पॉइंट लेना पड़ेगा फिर तो, जी एच ले लो, चलो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी जी, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट कितना आ गया, 5, ठीक। ऐसे ही फिर ये क्या बन गया तुम्हारा, कोई रेक्टेंगल बन गया है, इसका बेस कितना है, कितना हो गया ये, 1 से 2 मतलब 1 इंटू में 10 मतलब 10, ठीक है, एरिया ऑफ जी बी सी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू में 10 मतलब 10, 1 इंटू में 10 मतलब 10, ठीक। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, सी एच डी, ट्रायंगल सी एच डी, हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट कितना आ गया, 5, टोटल सम करो इसे कितना आएगा, 0, तो वर्क डन आया 0, एफ एक्स, जल्दी से निकालें आंसर। आइए देखिए इसका एरिया, इस पार्ट का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है, ये -10, तो कितना आ गया इसका, -10, इस वाले एरिया का हो गया, इसका निकालें, इसका हो गया कितना, हाफ ऑफ अगेन बेस इनटू में हाइट, कितना आया ये 10 प्लस का, ठीक। अगला इसका एरिया निकालें, 2 और 10 मतलब 20, ये 20 हो गया प्लस का, ठीक। इधर इसका एरिया निकालें, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट कितना आ गया, 10, ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 10 ये कैंसिल आउट हो गया, 20 और 10 30, तो आंसर आया 30 जूल, आंसर आया 30 जूल, ठीक है। तो इस बार फंक्शन क्या दे रखा है तुम्हें, 2xy प्लस x²j, और तुम्हें वर्क डन निकालना है जब पॉइंट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो 0 0 से लेट से 3,5 पे मूव कर गया, ठीक है, 0 0 से 3,5 पे मूव कर गया, तो वर्क डन निकालना है। देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान दो, अगर तुम्हें ध्यान हो हमने एक फॉर्मेट किया था dw = f.ds वाला, जिसमें हमने ds को भी 3 कंपोनेंट पे ब्रेक किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, मतलब पहला या दूसरा क्वेश्चन गिराया था मैंने, ठीक है। देखो इसमें f कैसा है, f है 2xy प्लस x² टाइप का, और ds को मैं कैसे लिख सकता हूँ, dxi प्लस dyj, ठीक है, और dz तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करोगे, जब इसमें डॉट प्रोडक्ट लगोगे तो आई वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2xy dx प्लस x² dy, इसको किया इंटीग्रेट। अब इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा ठीक ठाक हो, क्योंकि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, dx, और यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, y, यहाँ पे फंक्शन कैसा मिलेगा तुम्हें, y, और यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसा है, y वाला, और फंक्शन कैसा है, x² का, इसको तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते पहली बात डायरेक्टली, तो ठीक है। इसको करते हैं देखो इस तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको। देखो किस तरीके से, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो लेट x² y इक्वल टू t, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, 2xy dx प्लस x² dy इज इक्वल टू dt। अब ये मत पूछना है कैसे आया है, कैसे आया है, डिफरेंशिएट किया है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले एक फंक्शन को उठाओ उसको डिफरेंशिएट करो। देखो मैंने x² को डिफरेंशिएट किया 2x,
दूसरा एज इट इज और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे लगा दिया, प्लस अब अगली बार इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 1 और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगा दिया और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगा दिया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होके क्या बन जाएगा, सिर्फ डी टी। देख ध्यान से देख, ठीक, तो डी डब्ल्यू क्या लिखा गया, ये लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब लिमिट की बात आ जाए, देखो हमें पहुंचाना है 0 0 से 3 5 तक, इसका मतलब x भी 0 y भी 0 और यहाँ पे x कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 5। हमने पुट क्या किया था, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू 0 तो y 0 तो t भी 0, तो ये लिमिट आई 0। उसके बाद ये 3 और ये 5 मतलब ये 3 और ये 5 मतलब 3 3 9 और 5 45, तो ये आ गया 45। तो लिमिट क्या चली 0 से 45। इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आ जाएगा t 0 से 45, तो आंसर क्या आया, वर्क डन इज 45 जूल। हाँ अब आते हैं इसके ऊपर। देखो अब करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो ये तुम्हें आ गया, ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चले क्या पुट करें इसके अंदर। सबसे पहले क्या करो, इसको पार्शियली इंटीग्रेट कर लो, इसको क्या कर लो, पार्शियली इंटीग्रेट करो। अगर पार्शियली इंटीग्रेट करने पे हर एक टर्म एक जैसी बने, हर एक टर्म क्या बने, एक जैसी बने, तब तो ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं हो सकता पहली चीज़ तो, ठीक है, तब ये सॉल्व हो सकता है। और वो सॉल्व होने पे देखो क्या करेंगे, देखो किस तरीके से करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो किस तरीके से, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने का मतलब जिसके साथ dx है उसमें x को इंटीग्रेट करना है, जिसमें y है उसमें y को इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया तो देखो क्या बना, x 2xy, इसमें इंटीग्रेट किसको करूँ, x को या y को, x को इंटीग्रेट किया तो क्या बना, देखो एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे लगा 2, यहाँ पे आया y, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, ये टर्म बन गई एक्स स्क्वायर वाई। इसमें इसको किसको इंटीग्रेट करना है, y के लिए, ठीक है, यहाँ पे y कितना है 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा y। तो देखो क्या दोनों टर्म सेम है, अगर दोनों टर्म सेम है तो ये इंटीग्रेट हो सकता है। और इंटीग्रेट होगा कैसे, इसको पुट करने पे, तो क्या करो, इसको एक्स स्क्वायर वाई को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, ठीक है। टी पुट करने के बाद उसको क्या करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो। पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेंगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, फटाफट नोट डाउन करो। हाँ देखो f इज इक्वल टू क्या है 2xy² i प्लस 2x²y(j), ठीक है, और पॉइंट है 1,1 से 2,3। फाइंड आउट द वर्क डन। इसमें पार्शियली सबसे पहले क्या करके देख लो, पार्शियली इंटीग्रेट करके देख लो, ये भाई बन जाएगा 2x²/2y² और इधर वाले का बन जाएगा 2x²y²/2, ये 2 से 2, ये 2 से 2, क्या दोनों टर्म सेम आ गई, x²y, यस x²y², तो ये इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, पुट x²y² इज इक्वल टू t। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2xy² dx प्लस 2x²y dy इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये dt। अब इसको जब तुम लिखोगे dw इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा 2xy² dx प्लस 2x²y dy, इसका इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ पे इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, dt, दैट मीन्स ये हो गया dt। अब लिमिट क्या आएगी, देखो लिमिट जब 1 1 है तो 1 1 मतलब t इज इक्वल टू 1, और 2 3 है तो 4 और 9 मतलब 36, तो आंसर क्या आ गया, t 1 से लेके 36, दैट मीन्स 36 माइनस 1 दैट इज 35 जूल, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वर्क डन जब हमें इस तरीके से फोर्स दिया हो। और टेस्ट कैसे करना है वो तुम्हें समझ में आ गया कि पार्शियली इंटीग्रेट करके इसको टेस्ट कर लो, और जो अगर सेम आ जाए सभी, अगर मान लो एक और टर्म होती है यहाँ पे, ठीक है, तो तीनों के तीनों सेम आनी चाहिए फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें f है, f इज y² i और पॉइंट मूव कर गया 1,0 से 4,5, 1,0 से 4,5। फाइंड आउट, यस फाइंड आउट द वर्क डन। 41, जिसका आंसर 100 है, जिसका आंसर 31.2 है, जिसका आंसर 47 पॉइंट्स जो भी आ रहा है वो सब गलत है।
देखो इसको ध्यान से, इसमें जो डी डब्ल्यू लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वाई स्क्वायर, देखो आई है यहाँ पे डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, कर ही नहीं सकते इसको इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे भाई, यहाँ पे फंक्शन y है और यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है x का, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सॉरी इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता ये। तो इसमें देखो अगर ध्यान दो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब तक तुम्हें y एज ए फंक्शन ऑफ x ना पता हो तब तक तुम निकाल ही नहीं सकते। y एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें पता है कि पाथ क्या है। y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी y एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें पाथ पता है। कि देखो इस तरीके से, जैसे मान लो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये y होता, मान ले ऐसे जस्ट लाइक दैट, ठीक। ये पॉइंट क्या है 1,0 और ये पॉइंट क्या है 4,5। अब अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x अगर जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तब तक तुम वर्क डन नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते, देखो अगर मान लो तुम्हें कोई ये कह दे कि y इक्वल टू x है, कोई तुम्हें ये बोल दे कि y इक्वल टू x, तो क्या हो, तो यहाँ y को x की जगह y की जगह x पुट कर देगा, तेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, y इक्वल टू x का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू x का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई तेरे को ये बोल दे कि ये y जो है ना, y जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, मान लो तेरे को बता दे वो, तब तो इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह तू x लिख देगा, x स्क्वायर लिख देगा और तू सॉल्व कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ कुछ ऐसा है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। अगर मान लो कोई तेरे को बोल दे कि y इज इक्वल टू रूट x प्लस 2x प्लस 3, मतलब कुछ भी रैंडम ऐसे ही, तब भी तू इसको सॉल्व कर सकता है कि y की जगह तू क्या लिख देगा, x का फंक्शन लिख देगा और तू इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेगा। इसका मतलब पाथ कुछ ऐसे 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 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर जो फोर्स है, ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, ये पाथ डिपेंडेंट हो रही है यहाँ पे, कि ये आया तो आंसर कुछ और होगा, ये आया तो आंसर कुछ और ये आया तो आंसर कुछ और। तो ऐसी फोर्सेस को जो पाथ डिपेंडेंट होती हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जो भी पाथ डिपेंडेंट होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। और जो पिछली थी उसमें तो क्या था, पाथ फिक्स था, उसमें क्या था, पाथ फिक्स। क्यों पाथ फिक्स था, उसमें बता दिया था कि हाँ यही वाला है या फिर यही वाला है और या फिर यही वाला है, उसमें एक ही फिक्स था। इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, जब तक तेरे को पता नहीं है तब तक तू कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरीके से तू इसका वर्क डन नहीं निकाल सकता। लिखो इसको, क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, सबसे पहली बात कि तू इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे को y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं पता, इसको नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि तेरे को y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं पता। दैट मीन्स दिस फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, दैट मीन्स दिस फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है। और जो पिछले वाले जितने भी थे वो सारे कैसे थे, पाथ इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि वहां पे तुम्हें बताया गया था कि ये पर्टिकुलर पाथ है, ठीक है। अब इसके आगे एक हेडिंग लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। फटाफट लिखें, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ऐसे दो पार्ट्स में लिख लें उसको, इस तरीके से लिख लें, ज़्यादा आसान होगा। ऐसे एक जगह कंजर्वेटिव फोर्सेज और एक जगह पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेज के अंदर लिखें, these forces are path independent, these forces are path independent। for example लिखो, example gravitational forces, electrostatic forces are path independent। लिखो फटाफट जल्दी लिखो। सेकंड, इसी के अंदर लिख ले, सेकंड, work done in a closed path, work done in a closed path is 0 for conservative forces। अगर मान लो, जैसे मान लो ऐसे, जैसे मान लो तुमने एक ब्लॉक है यहाँ पे नीचे, ठीक है, इसको उठा के ऊपर ले गए तुम और फिर उठा के नीचे ले आए, तो ओवरऑल वर्क कितना हुआ, 0। ओवरऑल वर्क कितना हुआ, 0, क्योंकि यहाँ पे रखा तो वहीं पे रख दिया वापस, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में लिख लें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो फोर्सेज पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज।
एग्जाम्पल फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो।